स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 6 ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो लैंडफॉर्म है ना, उसके मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। हमको तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लैंडफॉर्म के बारे में पता होता है, पर बहुत सारे लैंडफॉर्म अलग अलग भी होते हैं कि कहीं कहीं जगह माउंटेन्स होते हैं, कहीं कहीं जगह प्लेन्स होते हैं, है ना। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि कोस्टल एरिया होता है, कहीं कहीं जगह पे प्लेटोज होते हैं। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म है वो कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या प्रकार है ये हमें देखना है। You must have seen some of the landforms feature as shown in figure 6.1. ये 6.1 में कुछ आपको फीचर्स दिखाए हुए हैं, आपने इसमें से कुछ कुछ देखे होंगे। You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has the infinite variety of landform. Some part of the lithosphere may be rugged and some flat. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो लिथोस्फीयर है ना, हमारे जो लैंड है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। आप ये पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये माउंटेन्स है सारे पीछे, है ना। ये जो बड़ा सा ग्रीन एरिया दिखा रहा है प्लेन है। ये जो माउंटेन्स है उसके बीच में जो एरिया है वो है बेसिन है। यहाँ से जो है माउंटेन्स के अंदर से होते होते ही हमको दिख रही है कि रिवर्स निकल रही है, पर ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरीज आगे जाके मिलेगी और फिर एक रिवर को फॉर्म करेगी, ठीक है। फिर वो जो रिवर है वो आगे बढ़ेगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाएगी, मतलब एक ही रिवर है उसमें से और छोटी छोटी नदियां निकल रही है, ठीक है। और फिर जो है नदी जो है रिवर आगे जाके सी के साथ या ओशियन के साथ जुड़ जाएगी, तो वो एरिया को कहेंगे माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो यही सारी जो चीजें हैं लैंडफॉर्म्स जो है किस किस प्रकार के होते हैं, मेजर क्या उनके टाइप से वो हमें देखने हैं। The landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on it is slowly moving within the earth. A continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and shrinking of the earth's surface at several places. तो आप जो जमीन पे रह रहे हो आपको क्या लगता है कि वो स्टेबल है? नहीं, वो स्टेबल नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, बट वो इतना मूवमेंट इतना स्लो होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। हम जिस जमीन पे रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आप प्लेटो पे हो, प्लेन्स पे हो या माउंटेन पे हो, आप जो भी लैंडफॉर्म पे हो वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। पर कभी कभी क्या होता है कि वही जो लैंड है उसका अपलिफ्टमेंट होने की वजह से या फिर श्रिंकिंग होने की वजह से उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। The second or the external process is the continuous wearing down, the rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. तो सेकंड प्रोसेस ये दिखाया है कि पहली जो प्रोसेस है वो तो ठीक है, पर दूसरा जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस के नाम से उसको जाना जाता है। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस है उसका इरोजन होता है। अभी अर्थ की सरफेस का इरोजन मतलब जो ऊपर का लेयर है, हमको पता है कि जो अर्थ का आउटर लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। अभी ये जो क्रस्ट का लेयर है उसको किसी भी रीजन की वजह से, या तो फ्लड की वजह से या तो फिर वेजिटेशन वहां पे कम हो गए इसकी वजह से, वो जो लेयर है ना वो धीरे धीरे वेयरिंग अवे हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, सॉइल का इरोजन। The surface is being lowered by process of erosion and rebuilt by the process of deposition. तो क्या होता है, इरोजन होता है मतलब जो ऊपर की लेयर है वो हट रही है, ठीक है। और रीबिल्ड, उसका रीबिल्ड कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। इरोजन मतलब जमीन का से हट जाना ऊपर की परत का, ठीक है, और डिपोजिशन मतलब कि नई लेयर का उसके ऊपर बन जाना। These two processes are carried out by running water, ice, wind. Broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope as mountains, plateaus and plains. तो ये बोल रहे हैं कि इरोजन, डिपोजिशन ये होता रहता है, फ्लड की वजह से हो सकता है, आइस की वजह से या फिर विंड की वजह से भी ये हो सकता है, और ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। अभी जो जनरली हमारे जो लैंडफॉर्म्स है उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है माउंटेन्स, उसके बाद आएगा प्लेटोज और प्लेन्स। माउंटेन जो रीजन है वो तो हमको पता चल जाता है कि माउंटेन्स है,
ठीक है, पहाड़ है बड़े बड़े। बट प्लेटोज और प्लेन्स, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्लेन है कौन सा प्लेटो है? क्योंकि अगर मैं प्लेटो पर भी रह रही हूँ तो मुझे तो यही लगेगा कि मैं प्लेन पर ही हूँ, क्योंकि सरफेस तो पूरी प्लेन ही दिखती है। बट इनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो प्लेन्स होते हैं ना, उनका जो लेवल होता है वो कम होता है, और जो प्लेटो होते हैं वो उनसे थोड़ी ऊंचाई पर जाके प्लेन्स की तरीके से ही होते हैं। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, सी लेवल से काफी नजदीक है, ये क्या है हमारा प्लेन्स। और आप प्लेटो देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ये जो प्लेन है इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया है, पर ये देखिए है ना, है तो ये भी प्लेन की तरह ही है बट सी लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो ये डिफरेंस है प्लेन्स और प्लेटो में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हम सारे देखेंगे। सबसे पहले माउंटेन्स। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स मे हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। माउंटेन क्या है? तो माउंटेन नेचुरल एलिवेशन, एलिवेशन मतलब उठा हुआ भाग है अर्थ का, है ना। जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसमें नेचुरली कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ही ऊपर उठे हुए हैं, उसको कहेंगे माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की जो समिट होती है, समिट वो होती है स्मॉल, और जो बेस होता है बहुत ही ब्रॉड होता है। समिट का मतलब है पहाड़ की चोटी, जब सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है ना, जैसे कि ये, इसको क्या कहेंगे? समिट, है ना। पहाड़ की चोटी वो कैसी होती है? वो थोड़ी नैरो होती है, छोटी होती है। और उनका जो बेस होता है, बेस, बेस क्या होगा? थोड़ा ब्रॉड होगा कंपैरिजन टू दिस। ये कितना छोटा है पर उनका बेस देखिए कितना बड़ा है। तो इस तरीके से समिट जो होता है छोटा होता है और जो बेस होता है वो बड़ा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो पहाड़ जो होते हैं वो प्लेन्स के हिसाब से थोड़े हायर पोजीशन पे होते हैं, थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं। कुछ कुछ माउंटेन्स तो क्लाउड से भी ज्यादा ऊपर तक होते हैं। और जैसे जैसे आप माउंटेन्स पर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो कोल्डर होता जाएगा। जितना आप ऊपर जाएंगे, सेम भले एरिया सेम है, पर वहां पे जो प्लेन्स पे जो टेम्परेचर होगा उससे ज्यादा, उससे कम टेम्परेचर हो जाएगा जैसे जैसे आपकी हाइट जो है बढ़ती जाएगी। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो कुछ कुछ माउंटेन पे परमानेंटली आइस से घिरी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही इतना है कि वो माइनस में ही रहता है, कभी वो जो टेम्परेचर है वो जीरो से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है और वो बर्फ पिघल ही नहीं पाती है। तो ऐसे कुछ माउंटेन्स है जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा ऊंची है, तो वहां पे क्या होता है? हमेशा बर्फ रहती है, हमेशा आइस ही रहती है, आइस से कवर रहते हैं वो, और उन्हें क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। There are some mountains you cannot see as they are under the sea because of harsh climate. Less people live in the mountains area since the slopes are steep. Less land is available for farming. तो अभी जो माउंटेन है उनका क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही हार्श होता है, ठंडी भी ज्यादा है, और हमको रहने के लिए एक स्टेबल जगह नहीं मिलेगी, और ना ही कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो मतलब हमको रहने के लिए, जीवन गुजारने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। अगर हम फार्मिंग करेंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा, पर वहां पे कुछ काम कर ही नहीं सकते। अगर बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो भी एक पहाड़ पे थोड़ी ना बना पाएंगे, तो अगर बड़ी सी फैक्ट्री डालनी है तो भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, फार्मिंग भी नहीं हो पाएगी। होती है फार्मिंग, बट बहुत सी सिलेक्टिव चीजें हैं जिनकी फार्मिंग ही होती है, और सारी जगहों पे करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो पहाड़ है वहां पे बहुत ही लेस पॉपुलेशन देखने मिलती है। माउंटेन्स मे बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। तो माउंटेन का मतलब क्या कि सिर्फ एक पहाड़ है, आजू बाजू सारा प्लेन है, ऐसी बात नहीं है। पहाड़ जो होते हैं ना वो बहुत ही सारे एक साथ होते हैं, कि ये एक पहला माउंटेन है, दूसरा माउंटेन, तीसरा, ऐसे पूरा उनकी लाइन चलती जाएगी, एक चेन क्रिएट होगी। तो जिसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, ठीक है। रेंज मतलब जैसे कि हमारा हिमालय है तो वो क्या है? माउंटेन का रेंज है, कोई एक पहाड़ नहीं है वहां पे, कोई एक माउंटेन नहीं है, बट माउंटेन की रेंज है। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps and Andes are mountain
रेंजेस ऑफ एशिया। तो एशिया में कौन कौन सी मेजर माउंटेन रेंजेस है? तो हिमालयाज, आल्प्स एंड एंडीज। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन के भी टाइप है, कौन से 3 टाइप है देख लेते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन लैंडफॉर्म्स के टाइप कितने थे? माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स। ठीक है, अभी माउंटेन्स के टाइप क्या है? तो माउंटेन का टाइप है ये फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक। फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। The Himalayan mountains and Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. तो हिमालय के जो माउंटेन्स है और आल्प के जो माउंटेन्स है, ठीक है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इनको यंग कहा गया है। यंग मतलब कि ये जो है हमारी अर्थ की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही ज्यादा पुराने नहीं है, रिसेंटली बने हुए माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है। The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. इंडिया में मतलब हमारे यहाँ जो अरवल्ली के जो माउंटेन्स है ना, अरवल्ली की जो माउंटेन रेंज है वो सबसे मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है ना। नए में कहेंगे कि यंगेस्ट कौन है तो आप हिमालयस को बोल सकते हैं, आल्प्स को बोल सकते हैं कि वो अभी अभी यंगेस्ट माउंटेन्स है। आपको अगर कोई ओल्डेस्ट जानना है तो अरवल्ली की जो रेंज है वो कौन सी है? ओल्डेस्ट माउंटेन की रेंज है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये इरोजन की प्रोसेस जो होती है इस पे बहुत सारी चीजें मतलब माउंटेन बनने की जो प्रोसेस है इस पे डिपेंड करती है। The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. आपको दिया है कि फिगर दिखाइए 5.1 फिफ्थ चैप्टर में शायद होगी ये। तो ये एपलांचियंस की नॉर्थ अमेरिका में जो भी चेन है वो क्या है? बहुत ही लो एलिवेशन है उनका, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, वो राउंड फीचर है उनका, राउंड ही है, ज्यादा पिक एकदम नैरो पिक नहीं है उनकी। और वो जो है वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, थोड़े पुराने। ब्लॉक माउंटेन्स, चलो ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? तो जब भी कोई लार्ज एरिया है वो टूटेगा और डिस्प्लेस होगा वर्टिकली। वर्टिकल मतलब सीधे। The uplifted blocks are termed as host and the lower blocks are called as graben. होस्ट एंड ग्रेबन, ये दो चीजें हैं कि जो ऊपर उठा हुआ भाग होगा उसको कहेंगे होस्ट, HORST, होस्ट। और ये क्या है? ये है ग्रेबन है ये, ठीक है, मतलब जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो होगा होस्ट और जो नीचे जाएगा वो भाग होगा ग्रेबन। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system. तो ये जो है ये कहाँ पर देखने मिलते हैं? हमारे इंडिया में अगर इस टाइप के कोई होगा तो आगे एग्जाम्पल बताएंगे। द राइन वैली कहाँ पर है? यूरोप में, वहां भी इस टाइप का सिस्टम है। Locate them in the world map and atlas and find out some more example of this type of landforms. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. अभी कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होते हैं, है ना। बहुत सालों पहले हो सकता है कि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा और फिर वो ठंडा हो गया और ऐसे माउंटेन्स बने होंगे। तो ऐसे माउंटेन्स को वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनने से वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। माउंट किलिमंजारो in Africa and Mount Fujiyama in Japan are example of such mountains. ठीक है, तो ये जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं ये माउंटेन। अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फुजियामा है जापान में। ये ऐसे दो एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन्स के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। अभी माउंटेन को यूजफुल कहा है, किस तरीके से यूज में आते हैं ये देखते हैं। The mountains are storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains.
ये माउंटेन को सोर्स ऑफ वाटर रिवर कहा गया है। जो रिवर है, हमको पता है कि रिवर जो है वो माउंटेन से निकलती है, ठीक है। कैसे निकलती है? जो भी माउंटेन रेंजेस है उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो वहां पे साल भर क्या होता है, बर्फ बर्फ जमी रहती है। अभी जैसे जैसे हाइट कम होगी वो ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे, जो चोटी है वहां के नहीं पिघलेंगे, बट जैसे जैसे हाइट कम हो जाएगी, प्लेन के नजदीक आएंगे, टेम्परेचर कम कम होता जाएगा, क्या होगा, बर्फ जो है वो पिघलने लगेगी। यही जो आइस है वो पिघलने की वजह से जो रिवर्स है उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो निकलती है, और ये जो है सोर्स बनती है वाटर का। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and the terraces are the ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products like ओके तो ये हम देखते हैं कि ये जो पानी है इसका यूज हम इरिगेशन करने के लिए भी कर सकते हैं और हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। पहाड़ पे से अगर पानी तेजी से गिर रहा है तो उसका कितना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसमें से भी यूज होगा। और ये जो कुछ माउंटेन्स है, जो हिली एरिया पे उगने वाली चीज है, उनके लिए ये जमीन को कल्टीवेशन के लिए भी यूज में ले सकते हैं। वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा फ्लोरा मतलब कि वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं स्पेसिफिक, जो सिर्फ माउंटेन रीजन पे ही देखने मिलते हैं, है ना। जैसे कि देवदार का ट्री है, वो कहाँ देखने मिलता है, माउंटेन पे ही देखने मिलता है, ठीक है। और फोना, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स और फोना का मतलब है उस जगह पे पाए जाने वाले एनिमल्स। तो स्पेशल कैटेगरीज होती है एनिमल्स की जो सिर्फ माउंटेन पे ठंडी जगहों पर ही रहते हैं, तो वो वैरायटी भी देखने मिलती है। और जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहां से हमें फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, फॉडर मतलब घास चारा, हमारे जो कैटल्स है उनको खिलाने के लिए, शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है, एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एटसेट्रा। गम मिलता है, रेजिन्स मिलता है, जो भी प्लांट्स है उनमें से, तो ये सारी चीजों के लिए वो यूजफुल है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए तो बहुत आइडियलिक साइट है, ठीक है। हम कहीं भी रहते हो, हमको पहाड़ों का बहुत शौक होता है, कहीं घूमने जाना है तो टूरिस्ट के लिए मतलब बहुत ही अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं माउंटेन्स। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in mountains. Can you name some places in Himalayas associated with these sports? तो यहाँ पे बता रहा है कि जो माउंटेन्स है उससे बहुत सारी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है, और कुछ लोग तो सिनेरियो के लिए आते हैं कि भाई देखने में अच्छी जगह लग रही है, कहीं घूमने जाना है, वैकेशन पे जाना है, तो ऐसी जगहों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कुछ ज्यादा काम होता नहीं है ना, मतलब टूरिस्ट ही ज्यादा होते हैं वहाँ पे, रहने वाले लोगों से ज्यादा तो टूरिस्ट होते हैं, तो एक टूरिस्ट का एक बिजनेस भी हो जाता है ना। तो ये जो है माउंटेन्स इस तरीके से यूजफुल है। अभी आगे हम देखते हैं कि प्लेटोस में क्या क्या है। प्लेटोस देख लेते हैं। प्लेटोस मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा प्लेन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो। अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एलिवेटेड है बट लैंड तो फ्लैट ही है। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल आइलैंड, टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, है ना। फ्लैट टॉप, उसका जो टॉप है माउंटेन की तरह नैरो नहीं है, माउंटेन की जो समिट होती है ऐसी इसमें कोई समिट देखने नहीं मिलती, उसका जो टॉप होता है एकदम फ्लैट होता है, और इसको टेबल लैंड कहते हैं। स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया होता है, सराउंडिंग प्लेन जो होते हैं उसके थोड़ा अबाव होता है, ऊपर होता है। अ प्लेटो मे हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लॉप, प्लेटो की कुछ साइड ऐसी हो सकती है जिसमें स्टीप स्लॉप देखने मिले आपको, है ना, जैसे पहाड़ में होती है ऐसे स्लॉप्स आपको देखने मिल सकते हैं। द हाइट ऑफ प्लेटोज ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर। अभी ये जो इनकी हाइट होती है वो कितने ऊपर होंगे सी लेवल से, वो वेराई करती है, जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही तरीके की ऊंचाई हो।
कुछ कुछ जगह पे फ्यू 100 मीटर्स भी ऊंचाई हो सकती है उनकी, और कुछ कुछ जगह पे 1000 मीटर तक भी हो सकती है। प्लेटोज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेटोज भी माउंटेन की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज। हमारा जो डेक्कन प्लेटो है इंडिया में, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो है। The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other example. कुछ और ओल्ड प्लेटोज के एग्जाम्पल है ये सारे। The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meter above the mean sea level. तो जो टिबेटियन प्लेटो है ना, टिबेट प्लेटो, वो क्या है, वो सबसे हाईएस्ट प्लेटो है इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेटो कौन सा है, तो टिबेट। 4000 से लेकर 6000 मीटर्स तक उसकी जो है हाइट है, कहाँ से, सी लेवल से। प्लेटोज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। तो प्लेटो जो है अभी उसका यूज कहाँ पर आता है, तो जो प्लेटोज है उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, तो उनको क्या करते हैं, माइन करके निकाला जाता है। तो वेरी रिच इन सोर्स ऑफ मिनरल्स। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेटो एरिया। तो जो माइनिंग मतलब जो कुछ भी चीज़ है, जैसे कि मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, तो उसके क्या होती है, उसकी खान होती है ना, खुदाई करके अंदर जाके उसको निकालना पड़ता है, उसको कहते हैं माइनिंग। तो जो भी माइनिंग एरियाज है वो सारे जो है प्लेटो एरियाज में है। द अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन का प्लेटो जो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत ही फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटो। तो जो छोटा नागपुर प्लेटो है इंडिया में, उसमें से आयरन, कोल और मैंगनीज की माइनिंग होती है। In the plateau areas, there may be several waterfalls as river falls from the great height. In India, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfalls. तो हमने देखा कि जो प्लेटो होते हैं वो प्लेन से थोड़े ऊपर होते हैं, ठीक है, और अच्छी खासी उनकी हाइट होती है। तो जो भी रिवर वहां से आती है वहां पे हमें बहुत ही अच्छे वाटरफॉल्स भी देखने मिलते हैं। तो सुबर्णरेखा और जोग फॉल्स है वो एक एग्जाम्पल है वाटरफॉल के। द लावा प्लेटोज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो वैसे तो जो प्लेटो एरिया होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे सारी माइनिंग जैसे काम होते हैं। बट कुछ कुछ एक प्लेटो ऐसे हैं जो लावा से बने होते हैं, जो रिच इन ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। तो कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वो अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए। मैनी प्लेटोज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर गुड फॉर एंड ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। और कुछ कुछ प्लेटोज की जगह है जो वाटरफॉल्स है, अगर कोई अच्छा सा फॉरेस्ट है तो देखने लायक जगह होती है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन लेती है वो। चलो अभी इतना ही था प्लेटो में, आगे बढ़ते हैं प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेचेस और फ्लैट लैंड, है ना। प्लेन्स क्या है, कुछ भी नहीं है, फ्लैट लैंड है, स्ट्रेच हुई हुई। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबाउ मीन सी लेवल। देखा, ये जो हमारा प्लेटो था वो कितना ऊपर था, 4000 to 6000 मीटर्स अबाउ सी लेवल। ये कितना ऊपर है, ओनली 200, इससे ज्यादा नहीं होगा। Some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. अभी ये जो plains है ये मतलब हाईएस्ट इनकी हाइट इतनी ऊपर होगी, बाकी तो जो है इनसे भी थोड़े कम हाइटेड होते हैं। अभी जो माउंटेन से रिवर्स निकल रही है, माउंटेन से जो रिवर आएगी प्लेटो से होते हुए आएगी प्लेन्स में, ठीक है। प्लेन्स में जैसे ही रिवर आएगी उसके जो आसपास का एरिया है उसमें जो है वो अपने साथ जो भी सॉइल लेकर आई है, जो भी मिनरल्स लेके आई है
उसका डिपोजिशन करेगी। डिपोजिशन करेगी मतलब अपनी जो मिट्टी है वो सारी वहां पे छोड़ देगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिवर्स है, ज्यादातर रिवर्स है, उसके आसपास के एरिया कैसे होते हैं, प्लेन्स होते हैं। Most of the plains are formed by river as the tributaries. The rivers flow down the slopes of mountain and erode them. They carry forward and erode materials. Then they deposit their load consisting of stone, sand, silt along their courses and their valleys. It is from these deposits that plains are formed. मैंने अभी जैसे बताया सेम वही चीज है ना, कि माउंटेन्स ही होते हुए जो भी अपने साथ अपनी मिट्टी, अपने पत्थर जो भी लेते हुए आएगी वो सारा जो है वो डिपोजिट कर देगी, और यही मेन रीजन है प्लेन्स बनने का। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, तो जो प्लेन होते हैं बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है यहाँ की। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी, thus these plains are very thickly populated region in the world. तो ये जो प्लेन्स की जगह होती है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड होती है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, प्लेन्स पे। क्यों, कि सबसे पहले तो इनकी जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, तो ठीक है वहां पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो खेती के काम होते हैं, फार्मिंग के काम होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे रिवर्स है तो पानी का अच्छा सोर्स भी मिल रहता है हमें यूज करने के लिए भी और फार्मिंग के लिए भी मिल जाता है। थर्ड इज के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी है, सड़कें हैं, रोड्स है, ट्रेन्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से प्लेन जो है वो बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। Some of the largest plain made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and Yangtze in China. तो बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेन्स है एशिया के, नॉर्थ अमेरिका के, उसके नाम दिए हैं। एशिया में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो प्लेन है बहुत काफी बड़ा है, ठीक है। गंगा रिवर जो हिमालय से निकलते हुए कितने सारे स्टेट से होते हुए गुजरती है, ठीक है। तो वो जो सारे स्टेट जो है वो गंगा रिवर के आसपास आए हुए हैं, तो वहां पे कल्टीवेशन आप देखिए कि कितना ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी है, और पॉपुलेशन में भी वो कितने आगे हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated region of the country. तो वही सेम चीज है कि ये जो प्लेन्स है उनकी जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। प्लेन्स है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, मतलब जो भी हम ह्यूमंस है उसको जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी प्लेन्स पे मिल जाती है। इसलिए जो इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स है हमारे वो सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, चलो लैंडफॉर्म्स और उसके आसपास रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। हम जो प्लेन्स पे जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से माउंटेन्स पर नहीं रहते हैं। माउंटेन्स पे रहने वाले लोग कुछ और तरीके से रहते होंगे, उनके घर कुछ अलग होंगे, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज कुछ अलग होगी, तो यही सब देखते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन्स में कंडीशन जो होती है वो बहुत बेहतर होती है, माउंटेन्स में इतना बेटर नहीं होता, थोड़ी हार्ड लाइफ होती है। इट इज ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउस और रोड इन प्लेन्स देन माउंटेन्स, है ना। कुछ भी हमें ग्रो करना है ना, हमें घर बनाना है, हमें कहीं जाना है, इजी हो जाएगा प्लेन्स में। Can you point out some differences in the ways people live in different kind of landforms? क्या आप बता सकते हैं कि इन सारे जो लैंडफॉर्म्स में लोग रहते हैं वो कैसे अलग है? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incidences, we may lower the risk. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज आ जाते हैं जैसे कि स्टॉर्म आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उससे नुकसान होता है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है जिससे इसका रिस्क जो है
जितना भी हो सके उतना कम किया जाए। You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. आप अपने आसपास की जो ज़मीन है या पानी है किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानिए। Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. So ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो हमारे आसपास की ज़मीन है या पानी है उसको किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हैं ये आप जानिए। अभी आप बोलोगे कि बेहतर यूज़ करना मतलब क्या, यूज़ तो यूज़ होता है, पर नहीं, कभी कभी कोई ज़मीन जो है, कोई लैंड जो है वो बहुत ही फर्टाइल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते थे, फार्मिंग कर सकते थे, बट नहीं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी, वहाँ पे रहने के लिए घर बना दिए, तो उतनी जो ज़मीन है जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें उग सकती थी वो बंद हो गया, है ना। और जो ऐसी लैंड है जहाँ पे इतनी फर्टाइल सॉइल नहीं है कि जहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, वो ऐसे ही बंजर पड़ी है, तो उसको अगर हमें अच्छे से यूज़ करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जो एरिया है जहाँ पे सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है वहाँ पे हम घर बना सकते हैं, और जो कल्टीवेशन के लिए अच्छी जगह है वहाँ पे हम फार्मिंग ही करें। तो इस तरीके से समटाइम्स हम गार्बेज जो है, कचरा जो है, वो भी हम ऐसे ही कहीं ज़मीन पे या पानी में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, ज़मीन भी पॉल्यूट होती है, वाटर भी पॉल्यूट होता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो लैंड फॉर्म्स है, जो भी नेचुरली चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारा, ये हम जैसे चाहे यूज़ करें, नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए है, और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी है। हमारी ये ड्यूटी है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए जो भी ज़मीन है, पानी है, वो साफ सुथरा छोड़ के जाए। ऐसा नहीं कि हमने सारा कुछ पॉल्यूट ही कर दिया और फिर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर्स है यहीं तक था। तो अब ये जो सारे फोटोज हैं ये तो आपको दिखा रहे हैं कि प्लेन्स में किस तरीके से लोग रहते हैं, माउंटेन्स पे किस तरीके से रहते हैं, घर किस तरीके से उनके डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके की सब चीज़ है। हमारा चैप्टर जो है यहीं तक था। अब हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। ये और सब्जेक्ट में भी आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।